बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। नाजरीन, अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे भी पड़ता है। 2001 के बाद जब से वहां पे जंग की सूरत थी या उससे पहले भी, अगर उसका नुकसान एज पाकिस्तान से ज्यादा शायद ही किसी मुल्क को हुआ हो जो जंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं था। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, इसका असर पाकिस्तान पे क्या पड़ता है और पाकिस्तान कितना ज्यादा चाहता है कि वो अफगानिस्तान में अमन लाए ताकि वो पूरा खित्ता तरक्की कर सके। मैं हूं आपका दोस्त, आपकी आवाज सलमान अरशद। अस्सलाम वालेकुम। आपको मिलाता हूं अपने मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान कराची से कैप्टन अदीब साफवी रिटायर्ड और मिडल ईस्ट से जूनियर जर्नलिस्ट वक्कास साहब। वक्कास अकरम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू गाइस। कैप्टन साहब, मेरे जो भी मेहमान आते हैं मैं उनसे पाकिस्तान के बारे में सवाल करता हूं। आप पहले से पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपसे सवाल थोड़ा मुनफरिद होगा। कोई भी कैरियर चुन सकते थे आप कमाने के लिए, पाकिस्तान को सर्व करना बेहतर समझा। पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह क्या है इतनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 17 ईयर्स की एज पे जब हम 1965 में मैंने मैट्रिक किया, इंटर साइंस किया, तो उसके बाद इंजीनियरिंग हो सकती थी, मेडिसिन ले सकते थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स सब अवेलेबल थे। दो वजूहत थी जिनकी बिना पर नेवी का इंतखाब हुआ। नंबर एक, मेरे वालिद भी नेवी में सर्व कर रहे थे एज ए सिविलियन ऑफिसर और उन्हीं उसी माहौल में परवरिश हुई, तो एक लगाव था इससे। दूसरी चीज़ ये, बाकी सर्विस को देखते हुए मुझे इसकी जो अपीयरेंस थी यूनिफॉर्म की और तो ज़्यादा पसंद आई। तो 1965 में नेवी ज्वाइन की मैंने और 69 में कमीशन मिला और 1999 में मैंने सर्विस छोड़ी। लेकिन अभी भी 22 साल गुजरने के बाद जब कभी मुलाकात होती किसी से और सर्विस के बारे में पूछते हैं जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब ये होता है कि मुझे आज अल्लाह ताला दोबारा 17 साल का कर दे तो मैं फिर नेवी ज्वाइन करूँगा। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर्विंग द कंट्री इन वाइट यूनिफॉर्म। और जो अल्लाह ताला ने मौके दिए, अल्लाह ताला ने हमें उस पर कामयाबियाँ दी, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बाइज्जत तरीके से सर्विस करने के बाद 1999-2000 में मैंने सर्विस को खैर बात पा। Sir, it won't be unfair if I, on behalf of whole country, thank you for your services. सैलरी तो बहुत सी जगह से कमाई जा सकती है, लेकिन मुल्क की खिदमत करते हुए, सवाब का काम करते हुए रिस्क कमाना, उसकी बात ही क्या। वकास, आपसे भी मैं वही सवाल करूंगा जो अपने दूसरे फॉरेन गेस्ट से करता हूं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान को खुद से कैसे रिलेट करते हैं और वो क्या जज्बा है जिसकी वजह से आप इतनी दूर से बैठकर भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका, आपने मुझे शो में बुलाया। और देखिए, बहुत से चीजें होती हैं, आप मुल्क से बाहर बैठे होते हैं तो जो भी मुल्क के अंदर मुश्किल होती है तो वो जब आप बाहर बैठे होते हैं तो ज्यादा आपको तकलीफ महसूस होती है। तो मेरा सहाफत में आने का बेसिक जो मकसद था और बेसिक जो पॉइंट था वो ये था कि मैं अपनी जो पाकिस्तानी कौम है उस तक इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो एक बेहतर तरीके से पहुंचा सकूं। उस तरीके से बेहतर तरीके से नहीं पहुंचाई जाती, लेकिन मेरा ये इरादा था कि मैं अपनी जो कौम है उस तक इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो बेहतर तरीके से लेके आ सकूं। और दूसरा कि जो नेशनल लेवल पर चीजें चल रही होती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मेरी कोशिश रही कि मैं लोगों तक जो है वो जो हकाइक है उसके वो मैं लोगों तक लेके आऊं। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि मैंने बहुत सी कोशिशों के अंदर बहुत से ऐसे चीजें थी जो मैंने अपने एक अलग तरीके से मैं लेके आया सामने, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स के मुतालिक हो या वो नेशनल चीजें चल रही थी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, उनको मैंने कवर किया। तो जब आप मुल्क से बाहर बैठे होते हैं तो आपको
जो एक मुल्क की याद होती है वो तो एक आती है, चाहे वो ईद हो चाहे वो कुछ और चीजें हो। तो हमने जैसे देखा कि बहुत सी चीजें होती हैं कि आप जब बाहर बैठे होते हैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी, तो मुल्क में जो भी मुश्किल होती है, जो भी खुशी होती है, जो भी गम और चीजें चल रही होती हैं, वो सीधे अफेक्ट करती हैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी को। थैंक यू। ठीक है विकास, मैं आपको विश करता हूँ, गुड लक विश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना काम जारी रखें और इसमें बहुत तरक्की भी करें। टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल सोल्यूशन अफगानिस्तान में, सिविल वॉर के इम्कानात क्या है, पाकिस्तान कैसे इससे इम्पैक्ट हो रहा है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का रोल क्या है, जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं या जो पाकिस्तान बात कर रहा है तालिबान के साथ, और जो अशरफ गनी के साथ कॉन्फ्रेंस भी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब से मैं क्विकली पाकिस्तान के मुतालिक कुछ सवाल कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इसमें इन्वॉल्व हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि इस वक्त वांटेड हैं पाकिस्तान में, उनका वीज़ा यूनाइटेड किंगडम ने रिजेक्ट कर दिया है डिले के लिए। इसके बाद आपको वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे नाजरीन को ये बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले वो अफगान एम्बेसडर से मिले थे जो पाकिस्तान के खिलाफ पब्लिक में बात करते हुए भी नजर आए। क्या कहेंगे कैप्टन साहब अब इसके बारे में? बहुत शुक्रिया सलमान, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपका है, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि इसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव तो मैं यूके के हवाले से कहूँगा कि जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड और तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता हम इन्हें कहते हैं, लेकिन असलियत में देखा जाए तो सारे प्रॉब्लम्स की जो शुरुआत है वो इन्हीं ममालिक की बिना पर है कि एक चोर, एक एब्सकॉन्डर, एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के इस तरह के जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, जो उन्होंने चोरियां की है, उन्होंने अपने फॉरेन एक्सचेंज यहाँ भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग की, और यहाँ आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। तो ये लोग बेजमीर लोग हैं और इन्होंने कभी भी कोई उस पर नजर से नहीं देखा इस केस को, जो कि जिसको आप मॉरल हाई ग्राउंड कहते हैं। तो ये मेरी नजर में इसमें वो बराबर के शरीक है इस जुर्म में जो इनको पनाह दे रहे हैं, नंबर एक। नंबर टू, ये जो अभी आपने सवाल किया कि वीजा उन्होंने कैंसिल कर दिया या बढ़ाया नहीं, देखिए बात सुनिए, ये जब से गए हैं उस वक्त से अब तक क्या चीज जो है इन्होंने जो सही की वहां बैठ के, क्या इन तमाम हरकत का, क्या इन तमाम एक्टिविटीज का जो वहां से बैठ के कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को पता नहीं है जिस तरीके से उनकी सरजमीन में अपने बैठकर आप यहाँ पर एक्साइट वो कहते हैं इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस और गलत तकारीरें कर रहे हैं, क्या इस पर पाबंदी नहीं लग सकती? तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं समझता हूँ कि उनके जो एक्शन अवेलेबल है उससे ज्यादा मैं फोकस करूंगा कि ब्रिटेन के पास क्या एक्शन है। दे शुड हैव मॉरली, लीगली, हर लिहाज से अब तक उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए था कि तुम यहाँ पर हमारे पास क्यों आए। लेकिन उनके लिए कोई 350 प्रॉपर्टीज लंदन में उनकी है और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी चल रही है, और इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना हुआ है। ठीक है, रिगार्डलेस की उनके पास ऑप्शन क्या है, मेन चीज ये है कि व्हेन विल द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन डिसाइड कि इनको यहाँ से वापस भेजा जाए। ठीक है सर आपने 2-3 बातें की, मैं क्विकली उन पे बात कर दूं। असाइलम सीकर सर, लोग जहाँ के ये जो कंट्रीज को रूल करते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, और भी ममालिक की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया, जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो ये असाइलम सीक करते हैं, वीजा रिक्वेस्ट करते हैं, और अक्सरियत इनमें से ये क्लेम करती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो सकता जिन ममालिक से हम आए हैं। खैर, इट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक, होल डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन आपने एक और बात की जिस पे मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी लाइट शेड करें, थोड़ी सी रोशनी डालें, वो ये है कि एक्सप्लॉयटेशन, द स्पीचेस, एक्सप्लॉयटेशन, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा पिछले कुछ सालों में किया गया, शायद ही कभी किया गया हो, और स्पेशली पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, जिसमें से नवाज शरीफ की गुजरावाला की स्पीच बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके बारे में अगर आप क्विकली कुछ कहें ताकि हम अफगानिस्तान के टॉपिक पे बढ़ सकें। देखिए, बहुत ही सही निशानदेही की आपने। ये खास तौर पर 3 साल जो गुजरे हैं इस गवर्नमेंट के, इसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट के कारिंदे थे उनका मकसद ही सिर्फ ये करा कि किस तरीके से एंटी गवर्नमेंट नहीं था। एंटी गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेबल, हर दुनिया में हर मुल्क में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलते हैं और उसको डेमोक्रेसी का हिस्सा कहा जाता है, बट नो कंट्री कैन टॉलरेट
एंटी स्टेट एक्टिविटीज, और हम देख रहे थे कि ये मुसलसल 3 साल से इनका जो नैरेटिव है वो एंटी स्टेट है। और इसको हवा देने के लिए मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इसके जो मेन मकसद है जल्दी से बता दूं, तो ये प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान में आई है पहली दफा इतने अरसे में, जो कि नथिंग एज एट स्टेक एज नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। ये इस तरह का बंदा इंटरनल पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और मोर सो अमेरिका और ब्रिटेन को, इन लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से वो उसने फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है, ये दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। सो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने यही काम किया था, उनको आपने पाबंदी लगा दी, उनको आपने नहीं बोलने दिया। इनको क्यों बोलने दिया जा रहा है? इनको फ्रीडम को अभी तक क्यों नहीं कर्टेल किया गया? व्हाई नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम? तो ये एक सोचे समझे इंटरनेशनल एजेंडा है at the moment to destabilize the present government, because present government is neither acceptable to the internal dynamics nor to the external ठीक है सर, of the ठीक है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस पर और भी सवालात किए जा सकते हैं, जैसे कि बेनिफिशरी कौन है। मैं ये बेनिफिशरी वाला जो सवाल है हम किसी और प्रोग्राम के लिए रखते हैं। फिलहाल बड़ी तेजी से वक्त गुजरा इस सेगमेंट का, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और बात करेंगे सिर्फ अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान उस पे उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या पड़ता है, और बात करेंगे खित्ते के मुस्तकबिल पर। चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं कुछ देर बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मियां अबू बकर और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि आप हमारे साथ मिलके सैटरडे 14 अगस्त को शाम 4 बजे मिल्टन मॉल के अंदर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। लेट्स मेक द लार्जेस्ट पाकिस्तानी फ्लैग वेविंग इवेंट आउटसाइड पाकिस्तान। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान का परचम लहराएं और पाकिस्तान और कनाडा का कौमी तराना मिलकर गाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने साथ पाकिस्तान का फ्लैग लेके आएं, लेकिन अगर आपके पास परचम नहीं है, we will give you a free flag and there are also goodies for the kids। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान का जश्न आजादी मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433.
or visit www.gaskhontravels.com. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. वेलकम बैक नाजरीन बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है कैप्टन अदीब रिटायर्ड के साथ, और साथ हमारे साथ वकास अकरम भी मौजूद हैं। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले मैं उन तमाम फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूं जिनके नौजवानों ने, जिनके लोगों ने पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश किया, चाहे वो पाकिस्तान नेवी से हो, पाकिस्तान एयरफोर्स से हो या पाकिस्तान आर्मी से हो। वो लोग भी जिनको बड़े बड़े एजाज़ात नहीं दिए जाते पर फिर भी शुहदा में उनका नाम शामिल होता है, शायद उनका नाम भी हम सबको पता नहीं हो, लेकिन उन सबको भी हम पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम पेश करते हैं। 14 अगस्त आने वाला है, पाकिस्तान का जो जन्मदिन जिसे आप कहें या सालगिरह जिसको कहें वो आने वाली है। उसको नज़र में रखते हुए उन तमाम शुहदा को बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं और वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। मैं वकास से बात करूंगा। वकास, हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, हम करने वाले हैं अफगानिस्तान पे। लेट मी आस्क यू द टफ क्वेश्चन। इमरान खान साहब अशरफ गनी साहब से मिले, अशरफ गनी साहब के साथ और सामने बैठकर उन्होंने उनके नैरेटिव को धुतकारा, उन्होंने नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। क्या कहेंगे, क्या अफगानिस्तान में वाकई में ही पीस मुमकिन है, और अगर है तो कब मुमकिन है? थैंक यू सलमान, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, वो जो मीटिंग हुई अशरफ गनी और इमरान खान की, उस मीटिंग के बाद अगर जो आप सिचुएशन बिल्ड होते हुए देखें, अफगान जो एक वाकया हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उनकी सफीर की बेटी के साथ जो वाकया पेश आया, वो हमने देखा। लेकिन वो पाकिस्तान की जानिब से ये बता दिया गया कि ये किडनैपिंग का जो केस बताया जा रहा है वो जो बताया जा रहा है वो नहीं है, बल्कि कुछ और हकाइक हैं, कुछ और चीजें हैं, कोई और इसके पीछे कुछ साजिश शामिल थी। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर पीस बिल्कुल मुमकिन है। अफगान तालिबान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि बातचीत के जरिए एक हुकूमत जो है वो हुकूमत आए काबुल के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा कि गनी को जाना होगा। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सर अदीब से भी एक सवाल करना चाहूंगा। एक बहुत अहम तीन मीटिंग हुई चाइना और अफगान तालिबान के दरमियान। अफगान तालिबान जो है वो चाइना गए, वहां पे जाके उन्होंने वजीर खारजा से मुलाकात की। मैं ये अदीब से पूछना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर क्या आप ये देख रहे हैं कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जब अफगान तालिबान हुकूमत में आएंगे तो क्या आप ये समझते हैं कि चाइना बहुत अहम तीन रोल अदा करेगा? थैंक यू। इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, एक चीज जरूरी ये है कि क्या पीस मुमकिन है। जो पहला सवाल था, क्या पीस मुमकिन है? भाई 1985 में एक जर्नलिस्ट है, वो अभी भी है, यूएस के बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, मिस्टर वेबस्टर उनका नाम है, वेबस्टर। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका का जो प्लान है वो टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और वहाँ जो सिविल वॉर हो रही है अंडर दी, जब यूएस की ट्रुप्स मौजूद थी, वो चाह रहे हैं किसी तरीके से ये डिस्टेबलाइजेशन जो है पाकिस्तान में जा सके। सो पाकिस्तान की जो मेन एफर्ट है हमेशा से वो ये है कि जितना पीसफुल अफगानिस्तान रहेगा उतना ही हमारे लिए फायदा है। लेकिन उसके बरक्स जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोशिश यही है कि जितना डिस्टेबलाइज हो उतना उनके लिए फायदा है। अब आगे इनका जो मीटिंग थी गनी की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, अगर आप देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, और जो जिस अंदाज से गनी साहब ने ये इल्ज़ाम तराशी की, ये इस बात का मज़हर है कि ये एक प्री प्लान्ड स्टेटमेंट था जो उनको लिख के दिया गया था कि आप ये पढ़ेंगे
और इसमें नेचुरली जो उनके मास्टर वॉइस है CIA के जो कारिंदे हैं, जो अमेरिकन का इंटरेस्ट है, उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया और जो उनकी नजरिया था वो उन्होंने पेश कर दिया। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े कैटेगोरिकली, बड़ा अजीत सर, कैप्टन साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कैप्टन साहब मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे करना है, वेरी क्विकली आप कंटिन्यू रखिएगा, कि क्या इसका बेनिफिशियरी डायरेक्टली गनी ही है, प्रेसिडेंट जो अफगानिस्तान के हैं, या कोई और बेनिफिशियरी भी है इसका? क्योंकि यहाँ पे एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र भी आ जाता है, पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र आ जाता है। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बेनिफिशियरी इसके जो बाहर के जो स्टेक होल्डर्स है, जिस नजरिए के तहत अमेरिका ने इसके ऊपर ऑक्यूपेशन जाके की है, तो एक नंबर बेनिफिशियरी तो वो है, और वो किस लिए गए थे वहां पर? There were certain objectives for the US to be there, so they become beneficiary, और वो उनकी वहाँ पर मौजूदगी उस वक्त तक रहेगी जब तक वो डिस्टेबलाइज रहेगा, और वहाँ पर ये अपने आप को वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या पीस के बतौर पेश करेंगे। लेकिन मकसद उनका ये नहीं है। CIA, NDS, रॉ, ये तीन मेन एजेंसीज है जिनका काम ही वहां पर ही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक रिफ्ट पैदा रहे, एक डिस्टेबलाइजेशन रहे, और किसी न किसी तरीके से उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। ठीक है सर। सर, एक जो अहम ती मीटिंग होने जा रही है 11 अगस्त को दोहा कतर के अंदर, जिसके अंदर रशिया भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, अमेरिका भी होगा, और इसके अलावा चाइना भी उस मीटिंग के अंदर शामिल होगा। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग होने जा रही है, क्या इससे कोई आउटकम आ सकेगा अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से? देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, अमेरिकन का जो कंडीशन है वो ये कि आप समंदर के किनारे मिट्टी हाथ में ले तो जो रेत होती है वो हाथ से स्लिप कर जाती है साइड से। तो इस वक्त अफगानिस्तान उनके हाथ से स्लिप कर रहा है। जो उन्होंने एक्शन ली है या जो भी उनकी पॉलिसीज रही हैं, उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू इट। तो तमाम तर उनके जो इंट्रीग्स हैं उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं हो रही है। जो कतर में मीटिंग होने वाली है उसमें भी जो चाह रहे हैं, पहले वो समझ रहे थे कि जो उनका टिपिकल अमेरिकन एरोगेंस और यूनिलैटरलिज्म के तहत वो सारी दुनिया को चला रहे थे, अब वो दुनिया बदल गई है। वी हैव चाइना जो उनको चैलेंज कर रहा है। चाइना इज अ राइजिंग सुपर पावर, बल्कि मैं अक्सर ही कहता हूँ चाइना इज ऑलरेडी अ सुपर पावर। एंड अब दुनिया का जो बैलेंस है वो अब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, क्योंकि दो आदमी दो मौजूद है। सोवियत यूनियन के बाद अब चाइना आ गया, तो इसलिए चाइनीज इंटरेस्ट भी मौजूद है, अमेरिकन इंटरेस्ट भी मौजूद है, और जहां तक कि पाकिस्तान का और दूसरे ममालिक का जो रीजनल कंट्रीज है उनका भी इंटरेस्ट है। अच्छा अजीत सर, लेट मी आस्क यू, इंटरेस्ट ये है कि वी शुड सी पीस एज मच एज पॉसिबल। जितनी जल्दी पीस हो सकती है उतना बेहतर है। लेकिन अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है और NDS और अशरफ गनी का है, वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर टर्मोइल रहे ताकि अमेरिका मौजूद रहे और हम उनकी हुकूमत रहे। उनके जाने के बाद उनकी हुकूमत वहां पर रहेगी नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। सर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वकास ने भी जिक्र किया है रशिया, दोहा, पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। अगर नोटिस किया जाए तो ये सब स्टेट्स और ममालिक, ये सारे मुल्क, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो ईस्टर्न वर्ल्ड की हैं, एशिया साइड की हैं। तो एक बात तो ये कि इसमें किसी वेस्टर्न कंट्री को मिलाया नहीं जा रहा, तो इसमें एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी आ जाती है। लीडिंग टू दैट, मेरा इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि अशरफ गनी वो, जैसे आपने कहा कि वो वेस्टर्न साइड के नैरेटिव को ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो क्या वो 11 अगस्त वाली जो पीस कॉन्फ्रेंस है उसका हिस्सा बनेंगे और क्या उसमें मुस्बत रोल अदा करेंगे या उसे सैबोटेज करने की कोशिश करेंगे? अच्छा, पहला हिस्सा जो है उसको बड़ा क्लियर जवाब ये है कि इस खित्ते में जब से ये अफगानिस्तान का इशू शुरू हुआ और अमेरिका ने आगे इस पर लड़ाई की है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। आई मीन आई कॉल इट एज एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ 9/11, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था। और ये कई दफा प्रूव हो चुका है। उनके जनरल क्लार्क साहब जो सब हुआ करते थे, चीफ ऑफ डिफेंस साहब, वो भी कई दफा कह चुके हैं कि देयर वाज नो कनेक्शन, बट एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पे ऑक्यूपेशन की गई। तो इसलिए वेस्टर्न ग्रुप जो है वो जब तक उनको ये चीज समझ नहीं आती वो अमेरिका के साथ तो देते हैं, यस सर करते हैं, लेकिन
दे डोंट कम ऑन बोर्ड, खास करके जब ये नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, कतर, ये जो ग्रुप है, इनका स्टेक्स बेसिकली है कि दे वांट पीस इन द रीजन, एंड पीस इन द रीजन कैन ओनली कम जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं होगी। तो हमारा सबका इंटरेस्ट यही है कि अफगानिस्तान शुड बी एज पीसफुल एज क्विकली एज पॉसिबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अशरफ गनी साहब का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में वहां पर दिया था, वो बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन थी कि वो वेस्टर्न नैरेटिव था जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको लिख के दिया गया था ये आप स्टेटमेंट देंगे, तो उन्होंने बोल दिया, एंड ही नोज वेरी वेल एंड ऑल ऑफ अस नोट वेरी वेल कि अशरफ गनी और गवर्नमेंट जो पपेट गवर्नमेंट है इंस्टॉल की गई है, और उनको जो नैरेटिव वही है जो अमेरिकन का है, और वो इस पीस प्रोसेस के हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनके हिज मास्टर वॉइस अमेरिका जो है, अमेरिका डजंट वांट पीस देयर। ये सारे बाकी जो उनके स्टेटमेंट्स हैं और नैरेटिव्स हैं वो एक कवर अप है, बट इन द रियल सेंस दे डू नॉट वांट पीस देयर बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ठीक है सर, आ जाइए उसके आपके दूसरे सवाल, दूसरे हिस्से की तरफ कि क्या अशरफ गनी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? नहीं, ही विल नॉट बी देयर बिकॉज अगर वो पीस हो जाती है और आगे आप इस पीस प्रोसेस को लेके चलते हैं तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं रहेगी, और वो जो भी अभी हालात डेवलप हो रहे हैं इनसाइड अफगानिस्तान, उससे ये बड़ा क्लियर जाहिर हो रहा है कि जो तालिबान का इस वक्त एक एक्सेप्ट जो इमेज है और जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है इन दी अवाम, वो बढ़ती जा रही है एवरी डे। दे आर नॉट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस, दे आर नॉट फेसिंग एनी फाइट, चंद एक जगहों पर फाइटिंग हो रही है, बट मोर और लेस उनकी ये अप्रोच जो है वो कारगर हो रही है। वो चाइना के से भी मिल चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर से, वो रशिया भी जा चुके हैं, वो सब ईरान से भी मिल चुके हैं। सो एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड सो फार एज तालिबान इज कंसर्न। ठीक है कैप्टन साहब, कैप्टन साहब जी थैंक यू कैप्टन साहब, क्योंकि टाइम थोड़ा है सेगमेंट का, मैं इसी सेगमेंट में एक दो सवाल और कवर करना चाहता हूं ताकि हम फाइनल सेगमेंट में पब्लिक ओपिनियन के बारे में ज्यादा जिक्र कर चुके हैं कि पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे क्या इल्जाम लगाती हुई नजर आती है, और पाकिस्तान के लोग इस पे रिएक्ट कैसे करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। तो मैं इस सेगमेंट में एक और सवाल करना चाहता हूं, वो ये कि पाकिस्तान का रोल क्या है अफगानिस्तान में। यहाँ पे सी पैक की बात, जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, ऑफ कोर्स सी पैक की वजह से उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एक नया कॉरिडोर, इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनने जा रहा है, और ये ममालिक सब बेनिफिशरी हैं। तो इधर हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया भी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इंडल्ज होती हुई नजर आती है, बहुत ज्यादा पार्ट टेक करती हुई नजर आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती है। उनके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं और पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी अफगानिस्तान में अगर तालिबान टेक ओवर करते हैं या नहीं करते? बहुत ही एक्यूरेट सवाल किया आपने, उसका जवाब भी बहुत एक्यूरेट दूंगा। नंबर वन, लेट मी स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया का जो रोल रहा है अफगानिस्तान में फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, वो अंडर द कवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज उनकी हुकूमत, उनकी फोर्सेस थी, तो उन्होंने उनको जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दी इंडिया को, तो उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बड़े उनके कॉन्सुलेट खुल गए और उनकी बड़ी प्रेजेंस हो गई अफगानिस्तान में, बहुत उनकी इंटेलिजेंस की भी और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन की। उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट भी की, डेवलपमेंट प्लान्स बड़े बनाए ताकि वो पब्लिक में मकबूल हो जाए। तो ये तो उनका इंटरेस्ट था, और अब उसमें जो चेंज आ रही है उससे वो भी परेशान है। नंबर टू बात जो है वो ये कि जो अमेरिकन का जो रोल है एट द मोमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ उस हद तक है कि ये हमारा जो सी पैक प्रोग्राम है चाइना के साथ, वो अपने पाए तकमील तक ना पहुंचे, बिकॉज दिस इज अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर द इंटायर रीजन। और खास तौर पर जब ईरान के साथ चाइना की डेवलपमेंट डील हो गई है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ वो देख रहे हैं, और अफगानिस्तान में पीस होने के बाद चाइना के साथ जो इनकी मुज़ाकरात हुए हैं तालिबान के, उससे जाहिर होता है कि प्रोबेबली पाकिस्तान विल बी एबल टू एक्सटेंड दी सी पैक प्रोग्राम इन दैट रीजन एज वेल। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा क्लियर पिक्चर बन के सामने आ रही है कि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द रीजनल कंट्रीज, फॉर दोज हु आर ऑन बोर्ड विद सी पैक, जो सी पैक के साथ है। और ये चीज इंडिया को भी कबूल नहीं है और अमेरिका को भी कबूल नहीं है। ठीक है वकास, मैं यहाँ आपको शामिल गुफ्तगू करता हूँ। आपने कैप्टन अदीब साहब की बात सुनी,
क्या कहेंगे आपके कोई नई इंफॉर्मेशन जो शायद पाकिस्तान मीडिया में पब्लिक पे नहीं आई, आप उस पर कोई बात करना चाहेंगे? कुछ ऐसा हमें बताएं कि जो शायद आम पब्लिक को ना पता हो अभी तक। जी बिल्कुल। मेरा मुझ तक जो खबरें आई, एक तो अफगान तालिबान और चाइना के के दरमियान जो मीटिंग हुई, इसके अंदर जो एक जरूरी बात थी, जो एक बहुत ही अहम बात थी जो नोट की गई, वो ये थी कि जो ईस्ट तुर्किश मूवमेंट चल रही है चाइना के खिलाफ, और चाइना के एक सूबा है उसमें दहशतगर्दी फैलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके लिए अफगान तालिबान ने ये एग्री किया है चाइना के साथ कि वो इंफॉर्मेशन देंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस देंगे, ताकि ऑपरेशन किया जा सके इस जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है इसके खिलाफ। और इसके साथ साथ जो तालिबान है जो दहशतगर्दी करती है पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ भी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अफगान तालिबान की जानिब से। ये एक बहुत आम तीन खबर थी। इस हवाले से कैप्टन अदीब साहब भी अपना जो है वो तज्जिया दें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग थी अफगान तालिबान और चाइना की, ये बहुत अहम तीन मीटिंग थी। इसको जिस तरीके से हाईलाइट किया जा सकता था, उस तरीके से इतना अच्छे तरीके से नहीं किया गया। इस हवाले से कैप्टन अदीब भी अपना तज्जिया दे सकते हैं। कैप्टन अदीब साहब से भी तज्जिया लेंगे। नाजरीन, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, वापस आएंगे, बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन पर कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कुछ अगेंस्ट और कुछ फॉर पाकिस्तान, उन पे भी हम बात करेंगे। और हम जो तज्जिया चाइना को लेकर करना है उस पे भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और पाकिस्तान अपने रिलेशन अफगानिस्तान के साथ कैसे मेंटेन करेगा अगर गवर्नमेंट जो हाजिरा गवर्नमेंट है वो टॉपल ओवर करती है, और अगर तालिबान टेक ओवर करते हैं तो उनकी जो हिस्ट्री के मसाइल थे उस पर भी हम थोड़ी बहुत बहस, उसको भी हम शामिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ, रहे हमारे साथ, मिलते हैं कुछ देर बाद। Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development?
If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan-Am blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. वेलकम बैक नाजरीन। 14 अगस्त बहुत करीब है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहां जहां पर भी है 14 अगस्त को पुरजोश तरीके से मनाते हैं और यौम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन खास तौर में पाकिस्तान पे एक बात का ख्याल रखें कि अपने झंडे की जो इज्जत है वो कायम रखें। अक्सर मकामात पर जब झंडियां लगाई जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान का दिन यौम पाकिस्तान 14 अगस्त गुजरने के बाद वो झंडियां जमीन पर पड़ी मिलती है। पाकिस्तान के झंडे को मजरू ना करें। पाकिस्तान की झंडे की इज्जत भी पाकिस्तान की इज्जत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के झंडे की भी इज्जत करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे कैप्टन अदीब से। कैप्टन साहब, चाइना के साथ जो तालिबान ने एक बात की ईस्ट तुर्कमानिस्तान को लेकर, मफादात होते हैं स्टेट्स के, तो क्या तालिबान जो हैं वो एज अ स्टेट अमल जैसे एक स्टेट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जबकि दूसरी तरफ पैरेलल गवर्नमेंट मौजूद है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक रेफरेंस टू द प्रीवियस पॉइंट कह दूं कि जो टीटीपी है या आईएसआईएस है या दाइश है, ये सीआईए की क्रिएशन है और इसका खास तौर पे टीटीपी के जो एक्टिविटीज है वो तहरीक तालिबान, जो कि तालिबान नाम आता है, तो ये अफगान तालिबान को मिलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आई एग्री विद अपना वकास जिन्होंने ये इस पॉइंट को रेज किया कि ये एंटी तालिबान जो कैंपेन है, ये आउटफिट जो है उनको मिलाइन करने के लिए होता है। और नंबर 2, आइए आपके जो स्टेट वेदर तालिबान इज अ स्टेट और नॉट। देखिए, मैं कहता हूं कि जब आपने दोहा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर आप लोग एक एग्रीमेंट कहते हैं बिटवीन तालिबान एंड अमेरिका, मैं कहता हूँ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर दैट अमेरिकन साइन, और उस दिन उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तो अगर क्वेश्चन मेरा आप जहन में रखिएगा, अगर ये एक स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं है तो ये क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने साइन किया,
ये डी फैक्टो, मेरी नजर में डी फैक्टो रिकग्निशन है तालिबान गवर्नमेंट की। सर यहाँ पे सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे दो क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगा। पहले ये कि अगर इसको हम ऐसे ही लें जैसे आप कह रहे हैं तो एक पैरेलल गवर्नमेंट अभी भी मौजूद है, वो भी मेरे क्वेश्चन का हिस्सा था। दूसरी बात ये कि सर उसके बावजूद पिछले दिनों भी ड्रोन अटैक किए गए, कहां से किए गए, कैसे किए गए, अमेरिका की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए? बिल्कुल सही कह रहे। तो ये जब आपने साइन कर लिया तो आपने डिफैक्टो रिकग्निशन दे दी उनको, और जो उसके कायदे कानून आपने वजह किए, जो उसकी आर्टिकल्स लिखे गए उस पर पाबंद दोनों साइड थी। इसका मतलब देयर वाज एन एग्रीमेंट जिसके तहत अपने आगे चलना था। नाउ एज यूजुअल जो अमेरिका का तुर्रे इम्तियाज रहा है कि उनकी एरोगेंस जो है वो इस बात से जाहिर होती है कि एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, उसकी अगर कोई पाबंदी ना करे तो ये समझते हैं कि वो उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये अभी जो बॉम्बिंग्स कर रहे हैं और जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये उस एग्रीमेंट की वायलेशन है कि जिसको आपने साइन किया था कि वो आपको अटैक नहीं करेंगे और आप उनको अटैक नहीं करेंगे, आप अपना विड्रॉल का काम करेंगे। और अब जो रह गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो तकरीबन लेस देन 15%, 20% के लागे में रह गई है। अबाउट 75 to 80% ऑलरेडी तालिबान के कब्जों में है। और अभी हेलमंड वाला जो कल परसों से जो चल रहा है, वेरी सून आई थिंक, बल्कि हो भी चुका होगा, वहाँ उनका अपनी वो पहला प्रोविंशियल कैपिटल है जहाँ पर वो अपना असर रसूख कायम करेंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक दैट विल बिकम द प्लेस जहाँ से वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऐलान कर देंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उनका ताल्लुक, जी बोलिए। सॉरी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लेट्स अज्यूम कि तालिबान टेक्स ओवर। जो माजी में तालिबान के बारे में जो बातें कही गई, रिगार्डलेस प्रोपेगेंडा थी या हकीकत थी, जो जुल्म तशद्दुद इंसानी हकूक को लेकर वहां पर किया गया, उसके बारे में भी बात करें। और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा जब तक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तान विल हैव टू डील विद बोथ तालिबान एंड अशरफ गनी एंड द अफगान गवर्नमेंट, करंट अफगान गवर्नमेंट। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मैं उसी तरफ जा रहा था। इस वक्त डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट इमेज तालिबान ला रहा है। जो टॉप लीडरशिप है मुल्ला ब्रदर की, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि अब आप अपना मोड ऑफ जिहादिस्ट, जो आपको समझा था जिहादिस्ट का मोड खत्म करें, यू चेंज इनटू अ गियर जो कि केयर एंड मेंटेनेंस, केयर एंड अफेक्शन। तो जो उन इलाकों में जहां पर तालिबान ने कंट्रोल किया, उस इलाकों में जो मोतबर शख्सियात थी जिरगे की और जो बोथ साइड जिनकी रिस्पेक्ट थी, उनको एंगेज करके उन्होंने वहां पर कमेटियां बना दी हैं और ये एश्योरेंसेस दे दी गई हैं कि आप लोग आराम से रहिए, आपको किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो फतेह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के लोगों के लिए रखा था, उस लाइन पर चल रहा है। सॉरी सर, एक बहुत ही अदीब सर, सॉरी मैं माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं खुद मुसलमान हूं, बहुत से मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा सख्त है और हकीकत है कि क्या जो पुराने तालिबान या जो पहले का वक्त था उसने इस्लाम की इमेज को डैमेज नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान का इस्लाम के साथ लिंक तो रहा है, वो शरई कानून का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं, रिगार्डलेस वो था या नहीं था। उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में एक तो इस्लामोफोबिया जैसी बीमारी भी है और इसकी एक्सप्लॉयटेशन से पूरी दुनिया में मुसलमान स्ट्रगल करते हुए भी नजर आते हैं। तो उसका ब्लेम भी तो कहीं ना कहीं नहीं लोगों को जाता है या नहीं जाता? आप क्या कहेंगे? आई एम सो ग्लैड आपने सवाल किया और इसका जवाब बड़ा क्लियर है। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड। इन जो इमेजेस हमने देखे, जो चीजें आपके तालिबान के साथ मंसूब की गई पिछली दफा भी और अभी भी जो हो रही है, दे आर ऑल इंजीनियर्ड, फैब्रिकेटेड, फेक, फॉल्स, प्रोड्यूस्ड बाय CIA, रॉ एंड दीज पीपल। इसमें कोई भी मुसलमान आदमी, आप मुसलमान है, मैं मुसलमान, कैन यू बी इमेजिन कि आप किसी भी मुसलमान भाई को कत्ल करके उसकी लाश के साथ बदतमीजी करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बड़ा सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत ये इमेज क्रिएट किया गया अगेंस्ट दीज पीपल। एब्सोल्युटली फॉल्स, फेक, और इसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए इस दफा एक बड़ा वाज़ेह अंदाज से इन्होंने अप्रोच किया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी इलाके 75 to 80% इनके कब्जे में आए, कहीं पर भी कोई तशद्दुद, कोई मारपीट नहीं हुई है, सिवाय उन जगहों पे जहां पर गनी की हुकूमत के जो फौजी थे उन्होंने अगर कोई रेजिस्टेंस पुटअप किया तो हुआ, अदरवाइज बहुत सारे लोग उन्होंने भी हथियार डाले और आके इनसे साथ मिल गए। नंबर एक। नंबर दो, जो फौजी जो सरेंडर कर रहे हैं उनको ये तालिबान
लेटर दे रहे हैं कि आप जाइए छुट्टी पे, आपको हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट यू कम बैक एंड सर्व द कंट्री, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द कंट्री, आपका से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई लेन देन नहीं है। ठीक है सर, जो मोड आ रहा है जिसकी वजह से इनको कामयाबी हो रही है, ये बहुत ही परेशान कौन है अमेरिका के लिए, ठीक है और सर, जो इंडिया के लिए भी। तो ये लोग सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस स्मूथनेस को, इसमें कोई रखना अंदाजी की जाए, इसमें कोई रिफ्ट क्रिएट की जाए, चाहे वो चाइना को मिसलीड करें, चाहे वो पाकिस्तान को मिसलीड करें, बट दे डू नॉट वांट दिस स्मूथ ट्रांजिशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि I am sure in 4 to 6 weeks time after the Americans leave, ये गवर्नमेंट नहीं सरवाइव करेगी and they will have to surrender. ठीक है सर, आपकी स्टेटमेंट आ गई। मैं वकास की तरफ भी जाता हूं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकास, आपने सुना कि एक इंजीनियर्ड मीडिया कॉन्टेक्ट का जिक्र किया अदीब सर ने, आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं, यूर अ जूनियर जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू से कि हाउ मच of false content is circulating in today's world, in today's social media and today news? जी बिल्कुल, एक फॉल्स न्यूज़, एक पूरी कैंपेन की जाती है, गलत खबरों की, गलत खबरें फैलाई जाती हैं, चाहे वो अफगान तालिबान के बारे में हो, या वो पाकिस्तान के बारे में हो, या पाकिस्तान में किसी नैरेटिव के बारे में हो। फॉल्स जो खबरें होती हैं वो फैलाई जाती हैं, चाहे वो इंडिया करे या कोई और करे, वो होती है। यहाँ पर थोड़ी सी ही मैं अगर बात करूँ, कुछ लोगों को बुरा लगता है ये बात करते हुए, कुछ लोग कहते हैं कि ये बात नहीं करनी चाहिए बार बार, लेकिन मैं उस तरफ फिर से हर किसी की जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि अफगान सफीर की जो बेटी के साथ हुआ, कि हमने उसके बाद देखा कि प्रॉपर एक कैंपेन शुरू कर दी गई पाकिस्तान के खिलाफ। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि ट्रेंड चलाए गए, पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो ये जो बात सर कैप्टन अदीब ने की है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान का जो है वो एक आप ये कह लें कि एक फॉल्स न्यूज जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट चलता है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको हर्ट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल अपने मौकफ के अंदर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाजे है, चाहे वो अफगान तालिबान के बारे में हो, चाहे वो इसके बारे में अफगान सफीर की बेटी के बारे में हो, या वो कुछ और मामलात के बारे में हो। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इट इज वेरी वेरी क्लियर हर मामले के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरों का एक पलंदा जो है वो क्रिएट किया जाता है। आप सबके सामने होगा, डिसइंफो की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई, उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह किया गया। जी ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये काम, जैसे पहले कैप्टन साहब ने भी मेंशन किया, मैं उसे स्टेटमेंट को ब्रेक करके बिल्कुल ब्रीफ करके मेंशन कर देता हूं कि देयर बेनिफिशरीज, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक जियो लोकेशन पर है, जिसके बेनिफिशरीज नॉट जस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड बल्कि वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड इन द कंपटीशन, इकोनॉमिकल कंपटीशन ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड। इस वजह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश की जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं जरूरी सवाल जो है बहुत क्विकली and brief answers, I'm requesting both of my guests with the brief answers. सर, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन में, जनरल पॉपुलेशन में बहुत नफरत पाई जाती है पाकिस्तानियों को लेकर, कुछ में या अक्सरियत में, या हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है। सबसे पहले वो क्यों? क्योंकि जहां तक हमें पता है पाकिस्तान ने 2001 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा मदद की, चाहे वो नंबर ऑफ रेफ्यूजीज हो, चाहे वो नंबर ऑफ जॉब्स हो, सबसे ज्यादा मदद की। Very brief answer के why is that hatred is found, why is that hatred found in Afghanistan and Pakistan? Very brief answer is that जो तालिबान जो अफगानिस्तान के आम शहरी हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव नहीं है, ये अगेन ये प्रोजेक्टेड पर्सपेक्टिव है, जो कि इलीट अशरफ गनी, हामिद कारज़ई, ये जो इलीट रूलर्स रहे हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव है। उनकी अपने ज़ाती मफाद की खातिर उन्होंने ये चीज़ें प्रोजेक्ट की, उनको ये कहा जाता था, उनको इसलिए इंस्टॉल किया गया एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अमेरिकन का, उनका उसके तहत उनकी हुकूमतें चली। तो ये एक तासुर देने की कोशिश की कि अफगान लेकिन सर नफरत पाई जाती है। सॉरी, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज जो उनके यहाँ पर रेफ्यूजीज आए हैं, उनको आप देखिए पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपनी बिजनेस संभाली हुई, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हमने उसके भी खमियाजा भुगता कि उसके अंदर से
अमेरिका ने CIA के और रॉ के आदमियों ने उसमें से बंदे पिकअप किए, खरीदे उनको, और उन्होंने फिर मुल्क में टेररिज्म का सर इन 20 years undocumented आवाम जो है वो बिल्कुल साथ है पाकिस्तान। Sir, undocumented number of casualties of terrorism in Pakistan in last 20 years is 82,000 and documented numbers are 78,000. For the information of the viewers, मैं वकास से भी यही सवाल करूंगा। वकास, दूसरी तरफ हमने देखा कि इंग्लैंड में भी अफगानिस्तानियों ने जो सोशल मीडिया पे भी चला, एक लड़के को मारा, पाकिस्तानी लड़के को मारा क्योंकि सिर्फ वो पाकिस्तानी थे। हम क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट मैच में भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप के दरमियान जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेला तो एक बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज रिएक्शन मिला अफगानी फैंस की तरफ से। तो इंडिया को पसंद करते हुए नजर आते हैं अफगानी, वो क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जैसे सरदीप ने कहा, मैं उनकी बात को सेकंड करते हुए उनकी बात को आगे लेके चलूंगा कि ये एक आप कह लें पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत भर दी गई है अफगानियों के अंदर। लेकिन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मैंने कुछ ट्विटर स्पेसेस अटेंड की, उसमें कुछ मोस्ट आप कह लें कि जिन्होंने अभी हालिया के अंदर जो है अफगानिस्तान का दौरा किया, तो उन्होंने बताया कि वहां पर जो अफगान रह रहे हैं वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनके अगर पास जाए तो वो आपको बिठाते हैं, वो आपको चाय देते हैं, वो आप कहते हैं कि आप आए बैठे हमारे पास। लेकिन ये जो एक आपने बताया कि इंग्लैंड के अंदर भी हुआ, उसके अलावा क्रिकेट मैच के अंदर भी हुआ जिसे मैंने खुद भी देखा, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। मैं आपको साथ में ये बता दूं कि ये जो वाकये हुए, ये आप ये समझ लें कि ये इनके दिमागों में नफरत पाकिस्तान के खिलाफ भर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या नफरत भर दी गई है कि जी पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हैं ये पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान की वजह से कैसे हालात हैं? इन्हीं हालात की वजह से पाकिस्तान जो है इतनी मुश्किलात का शिकार हुआ। मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनको खास तौर पर जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त जो है उससे पाकिस्तान को निकाला, पाकिस्तान को एक बेहतरीन वक्त की तरफ लेके आए। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन वक्त की तरफ जा रहा है। ये जो जिन अफगानियों ने इंग्लैंड के अंदर जो वाकया पेश आए, ये पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरी जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही है। ठीक है वकास, हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है। अदीब सर, वकास, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आई विश के हमारे पास और टाइम होता, लेकिन हमारा शो का वक्त खत्म हो रहा है। और मैं फिर से आप दोनों, आप मिडल ईस्ट से वकास और अदीब सर पाकिस्तान से, बहुत और टाइमिंग्स थी आपके लिए मेरे शो पे ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका तज्जिया। उम्मीद करता हूं हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही पसंद आया जितना मुझे पसंद आया। नाज़रीन, शो खत्म करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का भला, पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि अफगानिस्तान में पीस हो, और सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पूरे खित्ते में पीस हो, ताकि हम अपनी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकें, पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की कर सके। इसके साथ मैं अपने अफगानी भाइयों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि पाकिस्तानी आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी आप लोगों को पसंद करते हैं, और यकीन करें या ना करें, पाकिस्तानी आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि आपके बाद अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी मुल्क को हुआ है तो वो पाकिस्तान को हुआ है। नाजरीन, इस मैसेज के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले शो में हमने कैंडिडेसी के इलेक्शन शफकत अली साहब का जिक्र किया था। वो इलेक्शन जीत चुके हैं, वो लिबरल के कैंडिडेट होंगे ब्रैम्पटन सेंट्रल से। हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। यहाँ पे मुझे, मेरे मेहमानों को, बदर मुनीर चौधरी और आमिर अख्तर साहब को दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA.
because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ओंटारियो का कोविड-19 प्लान फैलाव को रोकने और जिंदगियां बचाने में मदद फराहम कर रहा है। जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहनें, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। हम अब तक इकट्ठे चलते रहे हैं और पूरे ओंटारियो में रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपकी बारी जल्द आने वाली है। ओंटारियो के वैक्सीन प्लान के बारे में मजीद जानें। अदायगी शुदा मिन जानिब हुकूमत ओंटारियो। मैं हूं औरंगजेब लगारी और आप देख रहे हैं कनाडा 1 टीवी।